विद्यार्थी, मैं क्रांति सर। आज का लेक्चर हम उन विद्यार्थियों के लिए दे रहे हैं जिन लोगों ने अपने आईएससी की परीक्षा पास कर ली है और वो आगे भौतिक विज्ञान में उच्च अध्ययन करना चाहते हैं। तो यह जो कोर्स है, ये जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, यह कोर्स एक तरह से सेतु की तरह है, एक ब्रिज की तरह है, जो आईएससी के बाद बच्चों को कॉलेज लेवल के फिजिक्स तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज की तरह काम करेगा, उनको हेल्प करेगा। तो इस कड़ी में हमारा जो पहला लेक्चर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, ठीक है विद्यार्थी। तो हमारा ये फर्स्ट जो लेक्चर है वो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फोर्स। ओके, ये हमारा जो है ये लेक्चर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है। और ये जो डिस्कशन होगा, यह डिस्कशन काफी वाइड रहेगा, काफी व्यापक रहेगा। हम इसमें हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और उसको हम मैथमेटिकल मॉडल में बांधने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है। तो विद्यार्थी, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, तो हम लोग जब स्कूल टाइम में थे तो हम लोग एक गेम खेलते थे, एक एक्सपेरिमेंट करते थे जिसको हम लोग गेम की तरह लेते थे। और उसमें हम लोग अपनी बालों में अपने पेन को रगड़ते थे और उससे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाते थे। तो जब हम लोग अपने बालों में कंघी को रगड़ते थे या पेन को रगड़ते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के नजदीक जब ले जाते थे, तो ये कागज के टुकड़े जो होते थे वो आकर्षित होकर इस पेन पर चिपक जाते थे। तो हम लोग को उस समय मालूम नहीं था, हम लोग बच्चे थे, कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो हमने अपने टीचर से पूछा, तो टीचर ने हमें बताया कि ये जो पेन है, जब आप इसको बाल पर रगड़ते हैं तो ये आवेशित हो जाता है और ये कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब हम और थोड़े से बड़े हुए तो हम लोगों ने ये सीखा कि अगर आप बर्थडे में हैं, बर्थडे आप मना रहे हैं और बलून टांगने के लिए आपके पास जगह नहीं है, तो आप अपने छोटे छोटे बलून अगर आपके पास हैं तो आप छोटे छोटे बलून को अपने कपड़ों से या अपने बाल पर रगड़कर यदि चिपकाएंगे दीवार से, तो वो दीवार पर चिपक जाएगा, लगेगा जैसे गोंद की तरह चिपक जाता है। तो ये कुछ घटनाएं थी जो हम लोगों ने बचपन में नोटिस की थी। तीसरी घटना है, जब हम लोग गर्मी का दिन है, जब हम लोग रात में सोते हैं और यदि हमारा जो हाथ है या हमारे जो नाखून है, यदि वो टच होते हैं मच्छरदानी से या फिर हमारे बेड से, तो आप देखिएगा उसमें चिंगारी निकलने लगती है। तो आखिर ये चिंगारी क्यों निकलती है? तो ये भी जो कारण है वो आवेश का कारण है। तो ये तीनों जो घटनाएं हैं, ये तीनों घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि आवेश का अस्तित्व होता है। तो आइए हम अपने डिस्कशन को शुरू कर रहे हैं। विद्यार्थी, ये हमारे पास कंघी है और ये हमारे पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं। आपको ध्यान रखना है, कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो होने चाहिए वो ड्राई होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, भींगे नहीं होने चाहिए। और यदि आप कंघी को अपने बाल में करते हैं तो बाल गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, उसमें तेल और नहीं लगा रहना चाहिए। तो यदि आप इस कंघी को अपने बाल में रब करते हैं और फिर उसके बाद इस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के नजदीक ले जाते हैं, तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो है अट्रैक्ट होने लगते हैं और ये अट्रैक्ट होकर बिना इस संपर्क किए हुए, अगर आप इस कंघी को थोड़ा सा दूर ही रखते हैं, संपर्क नहीं करते हैं, इससे पहले ही ये कागज के टुकड़े फ्लाई करके और चिपक जाते हैं इस कंघी पर। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ कि एक नए प्रकार का फोर्स उत्पन्न हो रहा है कंघी को यदि आप बाल से रगड़ रहे हैं तो। और यह फोर्स जो होता है वो ग्रेविटी को बैलेंस करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी पर भी डोमिनेट कर देता है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखिए, यदि आप कागज के छोटे टुकड़े का द्रव्यमान स्मॉल m लेंगे तो यह स्मॉल m का जो टुकड़ा है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे mg नीचे की ओर। और यदि यह फ्लाई करके इस कॉम्ब से, इस कंघी से चिपक जाता है, तो इसका मतलब है कि ऊपर की दिशा में इस पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटी से भी स्ट्रॉन्ग है। अगर ग्रेविटी से स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ग्रेविटी को ये काउंटर नहीं कर पाता, लेकिन यह ऐसा फोर्स है जो ग्रेविटी को भी काउंटर कर लेता है। उसी प्रकार से अगर आप एक बलून लेते हैं, छोटा वाला बलून है, और यदि आप इस बलून को अपने बालों में रब करके और इस बोर्ड से चिपका देते हैं या इस बोर्ड के नजदीक ले जाते हैं और उसको टच कराते हैं, तो ये बलून चिपक जाता है। तो जब बलून चिपक जाता है
तो बॉलून पर तो आप जानते हैं ग्रेविटी काम कर रही है। यदि बॉलून का मास m हम लेते हैं तो बॉलून पर ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, और चूंकि ये बॉलून जो है वो बोर्ड से चिपक गया, इसका मतलब है कि बालों में इस बॉलून को रगड़ देने पर एक नए प्रकार का फोर्स पैदा हो रहा है और यह फोर्स डोमिनेट कर रहा है mg पर। मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर ऐसा नहीं होता तो ग्रेविटी डोमिनेट होती और ये बलून चिपक नहीं पाता बल्कि नीचे गिर जाता। तो इसका मतलब है कि हम एक नए प्रकार के फोर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, या हम इन घटनाओं से हमें एक नए प्रकार का फोर्स मिल रहा है जो ग्रेविटी से भी स्ट्रॉन्ग है, और इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और जो पार्टिकल इस फोर्स को जनरेट कर रहा है, इस फोर्स को उत्पन्न कर रहा है, उस पार्टिकल को हम लोग कहते हैं चार्ज। क्योंकि ग्रेविटी को उत्पन्न करने के लिए हमें मास चाहिए, तो इस नए प्रकार के फोर्स को उत्पन्न करने के लिए, जो कि हमारे बालों के घर्षण से उत्पन्न हो रहा है और जो ग्रेविटी पर डोमिनेट है, जिस कण से इस प्रकार के फोर्स पैदा होते हैं उन्हें हम चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। तो विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं, एक नए प्रकार का कण हमें मिल रहा है चार्ज, जिसे हम लोग बोलते हैं आवेश भी बोलते हैं। ठीक है, चूंकि आप उच्च कक्षा में जाते हैं तो आपका माध्यम चेंज हो जाता है और आप इंग्लिश माध्यम में स्टडी करते हैं। तो हम एक नए प्रकार के कण का अध्ययन कर रहे हैं, चार्ज। अब ये चार्ज होता क्या है? तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले क्योंकि चूंकि मैं इसके बारे में जब आपको बताऊंगा तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले जब आज से 200 साल पहले लोग एटम के बारे में नहीं जानते थे, एटम के एग्जिस्टेंस के बारे में लोगों को मालूम नहीं था, क्योंकि हमारे पास उतनी उच्च ऊर्जा नहीं थी। क्योंकि हमारे पास बहुत कम ऊर्जा होती थी, इसलिए हम केवल केमिकल रिएक्शन करा सकते थे। जब हमारे पास उच्च ऊर्जा हुई, उच्च ऊर्जा पर हमने जब कणों को त्वरित करना सीखा, तो आप देखते हैं कि रदरफोर्ड ने एक मॉडल बनाया और इस मॉडल में उन्होंने अल्फा कण को गोल्ड न्यूक्लियस से टकराया, गोल्ड एटम से टकराया, और उसके बाद उन्होंने देखा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये देखा कि एटम्स का अस्तित्व होता है, और एटम्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बने होते हैं, और उसके अंदर उसका पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में बहुत छोटे से भाग में 10⁻⁻15 मीटर के साइज में वो कॉन्सेंट्रेट होता है पॉजिटिव चार्ज, और उसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। तो उससे पहले लोग चार्ज को दो प्रकार से समझते थे कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। दो प्रकार के चार्ज थे, दो प्रकार के चार्ज में इसको डिवाइड किया गया। ये इसको समानता बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको ये डिफाइन किया था। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब आज मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टाइम पर जो मॉडर्न साइंस आ चुकी है, तो मॉडर्न साइंस के अनुसार समस्त पदार्थ जो है, जितने भी इस यूनिवर्स में मैटर है, पदार्थ है, सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। और इस एटम, मैं एक सिंपल एटम का मॉडल दिखा रहा हूं, इस एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्लस जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और साथ में यहां न्यूट्रॉन भी होते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। चूंकि यहां मैंने जो बताया वो सिंपल एक मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बट इलेक्ट्रॉन तो कण की तरह होते भी हैं, उनका व्यवहार वेव की तरह भी होता है। तो अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फंक्शन के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हम अभी सिंपल मॉडल ले रहे हैं ताकि हम आइडिया समझ सकें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और चार्ज के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम लोग निगेटिव चार्ज बोलते हैं, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। यदि हम चार्ज को Q से सूचित कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन पर हमको कोई चार्ज उपस्थित नहीं मिलेगा। तो विद्यार्थी, मॉडर्न जो हमारा साइंस है वो बताता है कि चार्ज, दो प्रकार के जो चार्ज हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से उत्पन्न होते हैं। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है वो प्रोटॉनों का समूह है, और यदि आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो आपको समझना है कि वो इलेक्ट्रॉन का समूह है। तो इस प्रकार से आप एटॉमिक मॉडल में आवेशों को जब डिफाइन करते हैं तो एटॉमिक मॉडल से आपको मालूम चलता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। क्योंकि इन पर मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 × 10⁻⁻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 ⁻
-31 kg होता है। और वो जो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो भी लगभग जो होता है वो 10⁻⁻27 kg कोटि का होता है। तो इन पर मास भी होते हैं, लेकिन साथ में इनके पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज, जो कि एक नए प्रकार का फोर्स जनरेट करती है, जो फोर्स ग्रेविटी से भी स्ट्रॉन्ग होता है, और इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल या कूलम्ब फोर्स। ओके विद्यार्थी, अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि चार्ज की और कौन सी प्रॉपर्टी होती है। विद्यार्थी, आज हमारे पास उच्च ऊर्जा पर कणों को त्वरित कराने का तरीका है। जैसे हमारे पास एक्सेलरेटर है और साइक्लोट्रॉन है, एक्सेलरेटर है, और सबसे बड़ा साइक्लोट्रॉन जो है वो सर्न में है, जो आपको एक प्रयोगशाला है, और इस प्रयोगशाला में हम उच्च ऊर्जा पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आपस में टकराते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ा, जब उन्होंने उच्च ऊर्जा पर उसको त्वरित कराया, तो उन्होंने ये देखा कि यह जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये भी जो है वो और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिनको क्वार्क कहा गया, क्वार्क्स। और ये क्वार्क्स जो होते हैं, इनमें क्वार्क्स के 3 प्रकृति होती है, जिससे ऐसे तो क्वार्क्स के 6 प्रकृति होती है, जैसे अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म और इत्यादि। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो बनावट है वो क्वार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अप और डाउन 2 प्रकार के क्वार्कों से मिलकर बना हुआ है। और इन क्वार्कों पर जो आवेश होता है वो ±1/3 या ±2/3 E होता है, जहां E जो है वो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है, और इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो यह E का ही यहाँ पर जो देखिए E से ही यह जो क्वार्क है वो बने हुए हैं। तो इस प्रकार से अप डाउन क्वार्क 3 क्वार्क होंगे, 2 अप या 1 डाउन, या 2 डाउन या 1 अप, और इस प्रकार से ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, क्वार्क बनाते हैं। तो जो आवेश है किसी सब एटॉमिक पार्टिकल पर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो आवेश इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा करता है, और यही आवेश जो होता है वो क्वार्कों पर उपस्थित आवेश से मिलकर बना होता है। हो सकता है आगे वाले वक्त में हमारे पास और अधिक ऊर्जा प्राप्त हो, और अधिक ऊर्जा पर हम कणों को त्वरण कराना सीखें, और हो सकता है कि हमें यह भी मालूम चले कि क्वार्क भी अन्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ओके विद्यार्थी, यदि हमने चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर लिया है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट जो होता है कूलम्ब होता है, और यह एक वैज्ञानिक थे अगस्टिन डे कूलम्ब, जिन्होंने आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक या सूत्र प्राप्त किया था। तो उन्हीं के सम्मान में यूनिट जो होता है इसको माना गया है कूलम्ब। ओके, और यदि हम किसी आवेश को सूचित करते हैं तो कूलम्ब में सूचित करते हैं, लेकिन ये एक कूलम्ब आवेश बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। तो अगर आप किसी सिस्टम पर कम आवेश है तो आप उसको मिली कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब में भी सूचित कर सकते हैं। तो यूनिट क्या होगा, कूलम्ब होगा। और विद्यार्थी, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको E द्वारा सूचित करते हैं, और वो होता है -1/6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है +1/6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आपको आवेश का मान है। ये प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, और प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस होता है। और विद्यार्थी, सवाल ये है कि अगर हम आवेशों को देखते हैं तो आवेश कुछ सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो विद्यार्थी, थोड़ा सा हम देखते हैं कि कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज के, जिसको हम आगे और डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का संरक्षण। विद्यार्थी, सबसे पहले ये हम समझते हैं कि आवेशों का संरक्षण होता क्या है, कंजर्वेशन होता क्या है। विद्यार्थी, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, जो हम जब छोटे थे तो हम लोग इस कहानी को हम लोगों ने, ये कहानी नहीं है, ये लाइफ है। लाइफ में हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हम लोग शीशे की गोली से खेलते थे, जिसको हम लोग कांचा बोलते थे। तो होता यह था कि जब हम लोग खेलते थे तो हम लोग के जो टीचर्स होते थे, जो हमको गांव में पढ़ाते थे,
तो वो कभी कभार आ जाते थे, और आ जाते थे तो वो पूरी हमारी जो कांचे थी उसको वो बटोर लेते थे, हम लोग छोड़कर भाग जाते थे तो वो बटोर लेते थे, और बटोर कर उसको वो इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते थे, फेंक देते थे। तो चूंकि शुरू में मान लीजिए हमारे पास हम लोग की टीम में 10 कांचे थे और उन्होंने इसको फेंक दिया उठाकर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ऐसा नहीं है कि ये 10 कांचे गायब हो गए, ये 10 कांचे यहीं पर हैं लेकिन ये गुम हो गए हैं। हम उसको लगते हैं खोजने में, सर्च अभियान शुरू करते थे हम लोग, और 2-3 दिन के अंदर में हम लोग उनमें से 8 या 9 कांचों को हम लोगों ने खोज लिया, एक कांचा हमको नहीं मिला। तो इसका मतलब ये नहीं कि शुरू में हमारे पास 10 कांचे थे अब हमारे पास 9 कांचे हैं, बल्कि हमारे पास अभी भी 10 कांचे हैं, लेकिन एक कांचे हम अभी खोज नहीं पाए हैं। हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद कोई खेलते खेलते किसी को वो मिल सकता है। तो इस प्रकार से यदि हमको वो भी कांचा मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आवेश संरक्षण संरक्षण के सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि कोई राशि यदि समय के सापेक्ष में उसकी संख्या, यदि वो उसकी क्वांटिटी है, यदि वो क्वांटिटी घट बढ़ नहीं रही है तो हम कह सकते हैं कि वो संरक्षित है। जैसे आप जैसे इस कांचे वाले एग्जांपल को ले लीजिए, तो यह कांचे की संख्या जो है वो संरक्षित है। हाँ, हो सकता है किसी ने उस एक कांचा हमको मिला नहीं, किसी ऐसे आदमी को मिल गया जिसने उसको क्या कर दिया, पिघला दिया। तो पिघला दिया और वो शीशा जो है, वो जो कांचा था वो अपना स्वरूप बदल लिया। तो हम कह सकते हैं कि अरे हमारे पास तो अब 9 कांचे हैं, तो हमारे कांचे की संख्या संरक्षित नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे इस ब्रह्मांड में अभी भी वो 10 कांचे हैं, भले ही वो हमारे पास नहीं है, किसी दूसरे के पास है, या जमीन में कहीं है, या नाली में कहीं पड़े हुए हैं। हो सकता है वो कुछ दिन बाद मिल जाए। तो इस सिद्धांत को हम लोग कहते हैं संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश इसी प्रकार के सिद्धांत का पालन करता है। विद्यार्थी, आइए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास एक मेटल ब्लॉक है और इसको हमने एक इंसुलेटर स्टैंड पर रखा है। इंसुलेटर स्टैंड का मतलब ऐसा हो गया कि यदि हम इस ब्लॉक को आवेशित करते हैं तो आवेश ग्राउंड पर नहीं जाएंगे। इंसुलेटर है यहाँ पर, ये कुचालक है, और शुरू में ये जो ब्लॉक है, ये मेटालिक ब्लॉक जो है, इस पर कुल जो आवेश है, चार्ज जिसको हम Q से सूचित कर रहे हैं, वो कितना है, 0 है। तो ये शुरू में इसका आवेश कितना है, 0 है। हम इस ब्लॉक को स्पर्श नहीं करेंगे, हम एक कंघी लेते हैं और इस कंघी को अपनी बालों से रगड़ते हैं। यदि हम अपने बालों से इस कंघी को रगड़ते हैं तो मान लेते हैं ये कंघी जो है वो ऋण आवेशित हो गई, ओके। और इस ऋण आवेशित कंघी पर आवेश का मान आ गया -Q। यदि हम इस कंघी को इस ब्लॉक के, इस मेटालिक ब्लॉक के नजदीक लेकर जाते हैं तो क्या होगा, इस ब्लॉक पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। और यह इस पॉजिटिव चार्ज के अपीयर होने के कारण ब्लॉक पर उतना ही नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो चूंकि मैंने अभी आपको कूलम का नियम पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं आपको 10th क्लास में आपने जब पढ़ा होगा, हाई स्कूल में या आपने इंटर में पढ़ा होगा कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा इस अवस्था में कि इस पूरे मेटल में उपस्थित पॉजिटिव चार्ज जो नेगेटिव चार्ज के साथ एक दूसरे को निरस्त कर दिए हैं, वो इस नेगेटिव चार्ज, कंघी पर नेगेटिव चार्ज के कारण अट्रैक्ट होकर इसके लेफ्ट सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और इनको संतुलित करने के लिए नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव एक दूसरे को रिपल्सन करता है, तो नेगेटिव चार्ज जो है उसके राइट सरफेस पर एक्युमुलेट होने लगेंगे। अगर आप इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को जोड़ते हैं, सम करते हैं, ये Q प्लस और ये कितना है, Q माइनस, तो अभी भी आपके पास कुल आवेशों का जो योगफल है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब है कि अगर आप कॉम्ब को यहाँ लेकर आते हैं और कॉम्ब को लेकर आते हैं और ये कॉम्ब पर जो आवेश है वो एक इंडक्शन पैदा करते हैं, ताकि इस गोले में या इस ब्लॉक में ये ब्लॉक आवेशित हो जाए, तो जितना पॉजिटिव चार्ज इस ब्लॉक पर लेफ्ट सरफेस पर अपीयर होता है उसको संतुलित करने के लिए उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके राइट सरफेस पर अपीयर हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि सम ऑफ द टोटल चार्ज अभी भी कितना है, 0 है। मतलब जब ये चार्ज नहीं था, जब ये कंप्लीटली ये किसी प्रकार का कॉम्ब यहाँ नहीं हम रखे थे, तब भी इस पर कुल चार्ज 0 था। और जब हमने इसको इसके नजदीक कॉम्ब रख दिया, इंडक्शन कर दिया, तभी भी इस पर चार्ज कितना है, 0 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, चार्ज कंजर्व है,
ना चार्ज पैदा हो रहे हैं, ना चार्ज क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। शुरू में जितने सिस्टम पर चार्ज थे, बाद में भी सिस्टम पर क्या है, उतने ही चार्ज हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि चार्ज एक दूसरे को संरक्षित रखते, चार्ज जो है वो संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, और ये एग्जाम्पल जो है वो उच्च स्तरीय एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल में हमने एक दो पैरेलल प्लेट ले लिए हैं, और इन प्लेटों के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हमने लगा दिया है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब ईबी फील्ड हमने यहां अप्लाई कर दिया है। इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो एटम के अंदर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर एनर्जी डेंसिटी जो होती है बहुत हाई होती है। और यदि आप इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक फोटोन को गुजार रहे हैं, एक फोटोन है, फोटोन लाइट होता है, ठीक है, और फोटोन यदि लाइट है तो इस पर चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर इस पर कितना चार्ज है, 0, क्योंकि फोटोन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर फोटोन पर चार्ज होता तो आप धूप में जब बैठते तो आपको करंट लगता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, अलग बात है कि यदि आप धूप में किसी मेटल प्लेट को रख देते हैं और सुबह फिर उसको आप टच करते हैं, या फिर आप रात भर किसी मेटल प्लेट को रख देते हैं अपने छत पर, और फिर उसको वोल्ट मीटर से आप उसका मेजरमेंट लेते हैं, तो वो थोड़ा सा चार्ज हो जाता है, और उसका कारण ये कॉस्मिक रे है, ठीक है। और बहुत सारे कारण भी हैं, कॉस्मिक रे ही नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, हम उस पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो अगर Q बराबर 0 यहाँ पर फोटोन है और उस पर कुल आवेश, तो शुरू में उस पर तो वो आवेशित है नहीं, तो उसका आवेश 0 होगा। यदि ये फोटोन प्रवेश करता है इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर ये फोटोन प्रवेश करता है, जिसको हम गामा रे भी बोल सकते हैं, तो यह दो अलग अलग पार्ट में टूट जाता है। एक पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा पार्ट होता है पॉजिट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन और ये है पॉजिट्रॉन। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, -e, और पॉजिट्रॉन पर आवेश होगा +e, और दोनों अभी यदि एक दूसरे से सम होंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कुल चार्ज अभी भी कितना है, सम ऑफ द क्यू इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो यहां पर देखिए आवेश संरक्षित है, मास भी संरक्षित है, चूंकि हम मास पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मास भी संरक्षित है, क्योंकि फोटोन का रेस्ट मास जो होता है वो 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर तो मास है, उतना ही मास जो है वो पॉजिट्रॉन पर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो पॉजिट्रॉन एक एंटी पार्टिकल है। यदि आप इन दोनों चार्ज को, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को आपस में मिलाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दोनों एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे का अस्तित्व को समाप्त कर देंगे मास के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जब दोनों एक दूसरे टकराएंगे तो एक कौंध उठेगा और ये गामा किरणों के रूप में बदल जाएंगे, इनके मास का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन को एंटी पार्टिकल। ये है पार्टिकल और ये है एंटी पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। क्योंकि ये पॉजिट्रॉन जो है ये हमारे ब्रह्मांड में तो पाया नहीं जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या अत्यधिक ऊर्जा पर यह पार्टिकल्स कुछ समय के लिए अपीयर होते हैं, लेकिन वो तुरंत ही जो होते हैं वो अनस्टेबल पार्टिकल्स में बदल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं। तो हो सकता है कि हमारे आसपास हमारा जो ब्रह्मांड है वो इतना सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमारे आसपास ही एक दूसरी दुनिया हो सकती है जहां एंटी मैटर हो, और स्ट्रॉन्ग अगर एनर्जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है या लार्ज एनर्जी जब होता है तो एक डोर खुल जाता है ताकि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड जा सके। तो ये एक सिद्धांत है, एक थ्योरी नहीं है, प्रूफ भी नहीं है अभी इसको। आगे ये फिजिक्सिस्ट इसको प्रूफ करें, खासकर कॉस्मोलॉजी का जो स्टडी करता है वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा डिस्कस करता है, यूनिवर्स, एंटी यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, etc। तो आपने यहाँ पर देखा कि इन दोनों एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट है कि आवेश जो है वो संरक्षित है, कंजर्व है। या तो आवेश को पैदा नहीं किया जा सकता है, नष्ट भी नहीं किया जा सकता है, बस ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और अगर आप पूरे ब्रह्मांड के आवेश के बारे में बात करते हैं तो टोटल ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का कुल आवेश आज भी जो है वो संरक्षित है, न बढ़ा है न घटा है। बिग बैंग के टाइम जितना था उतना ही अब है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं मिला है जिसमें इस आवेश की प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का वैलेंटेशन करती हो, उसको नहीं मानती हो। ओके,
विद्यार्थी, इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है इनवेरिएंट अंडर रिलेटिव मोशन या इनवेरिएंट अंडर रोटेशन या इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए हम थोड़ा सा लेते हैं। हमारे पास एक ट्रॉली है और इस ट्रॉली, ये जो ट्रॉली है ये मोशन कर रही है। ये एक ऐसी ट्रॉली है जिसको हम जितना एक्सेलरेट कराना चाहे हम करा सकते हैं। हम इसकी स्पीड को जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसकी जो लास्ट लिमिट होगी वो स्पीड ऑफ लाइट तक होगी। और इस ट्रॉली पर हमने एक मास रख दिया है। मान लीजिए हमने एक एप्पल रख दिया है, ये एप्पल है और इस एप्पल का जो मास है वो m0 है। मैंने m0 क्यों लिखा है? क्योंकि यह रेस्ट मास है जब ट्रॉली नहीं चल रही है तब। और साथ ही इस पर हमने एक चार्ज भी रखा है और इस चार्ज को मैंने डिनोट किया है Q0। और Q0 इसलिए मैंने डिनोट किया है क्योंकि चार्ज क्या है, अभी रेस्ट में है। इस ट्रॉली को हम चलाना शुरू करते हैं। ट्रॉली चलना शुरू कर रही है, ट्रॉली अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रही है, बढ़ाते 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 तो इसकी स्पीड बहुत अधिक हो गई है। इसकी स्पीड जो है वो अप्रोच कर रही है स्पीड ऑफ लाइट की ओर। क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ भी नहीं चल सकता है, इसलिए हम अपनी लास्ट लिमिट को स्पीड ऑफ लाइट तक रखते हैं, v टेंड्स टू c। विद्यार्थी, क्या होगा? 1905 ईस्वी में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपको सबसे पहले बताया था कि यदि कोई भी मास मोशन अवस्था में है, यदि वो मोशन कर रहा है, तो इस मोशन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी इसके मास को इंक्रीज करने लगती है और इसका मास जो होता है वो इंक्रीज बढ़ने लगता है। लेकिन यह इफेक्ट आपको लो वेलोसिटी पर कम दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही वेलोसिटी c की ओर अप्रोच होती है तो अप्रोच होने के कारण क्या होता है कि मास एकाएक इंक्रीज कर जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप उस एक ग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ, ये है आपका मास और ये है आपकी वेलोसिटी। ओके, और ये वेलोसिटी जो है वो c की ओर अप्रोच जब c पर पहुंचेगी तो यहाँ पहुंचेगी। शुरू में आपका जो मास है वो m0 है। ये लगता है जैसे कांस्टेंट है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी आपकी c के नजदीक पहुंचती है, आपका मास एकाएक इंक्रीज करके इन्फिनाइट की ओर प्रवृत्त होने लगता है। तो अगर आप इस ट्रॉली पर इस एप्पल को रखें जिसका मास m0 है और यदि ये मोशन करने लगता है और वेलोसिटी इसकी c की ओर अप्रोच होती है, तो आपका ये जो एप्पल का मास है वो बढ़ने लगता है और उसका मान होता है m बराबर इंक्रीज जो वेलोसिटी v पर m एट वेलोसिटी v इक्वल टू होता है m0 रेस्ट मास बटा 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर रूट, जिसको हम लोग v स्क्वायर बाई c को हम बीटा भी बोल सकते हैं और इसको बीटा स्क्वायर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि यदि v टेंड्स टू c हो, यदि v का मान c के बराबर हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो v और c यदि इक्वल होंगे तो ये कट कर 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, m0 बाई 0 टेंड्स टू क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। इसका मतलब इसका मास इन्फिनाइट की ओर प्रवृत्त करेगा। और यदि किसी सिस्टम का मास इन्फिनाइट की ओर प्रवृत्त करता है तो उस सिस्टम को हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? उस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? E बराबर mc स्क्वायर इन्फिनाइट इंटू सी स्क्वायर टेंड्स टू इन्फिनाइट। तो इसका मतलब है कि यदि किसी पार्टिकल्स को हमको स्पीड ऑफ लाइट तक एक्सेलरेट करना है तो हमको उसको अनंत ऊर्जा देनी होगी, जो संभव नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी चीज c की ओर c तक पहुंच ही नहीं सकती है, स्पीड ऑफ लाइट को छू ही नहीं सकती है। अगर ये मोशन होता है तो मास इस प्रकार वैरी करता है। लेकिन चार्ज के साथ क्या होता है? चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं होता है। चार्ज जो है वो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता है। अगर आपकी वेलोसिटी c की ओर अप्रोच हो रही है फिर भी आपका जो q होगा वो Q0 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि आवेश जो होते हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आप रोटेशन कर रहे हैं, चार्ज को रोटेट करा रहे हैं, चार्ज को यदि आप मोशन करा रहे हैं, तब भी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा q है तो q ही रहता है। हाँ, अलग बात है कि यदि आप चार्ज को एक्सेलरेट करा रहे हैं तो एक रेडिएशन पैदा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि एक्सेलरेशन कराने में आप जो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वो ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पर बाहर उत्पन्न होने लगती है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी ये कहता है कि यह इंडिपेंडेंट होता है मोशन से।
इंडिपेंडेंट फ्रॉम रिलेटिव मोशन। ओके, ठीक है विद्यार्थी। विद्यार्थी इन सभी बातों के बाद हमें एक और बात हमारे दिमाग में कौंध रही है, और वो बात है कि आवेश वेक्टर है या स्केलर है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि आवेश वेक्टर है या स्केलर है। तो हम अपने हाई स्कूल में भी पढ़े हैं और अपने इंटर में भी हमने पढ़ा है कि Q जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो ये अदिश राशि है, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि अदिश राशि है क्यों। विद्यार्थी सदिश और अदिश की क्या परिभाषा होती है? दिशा एवं परिमाण। दिशा एवं परिमाण, यदि जिसमें दिशा एवं परिमाण हो वो सदिश है, और जिसमें केवल परिमाण हो वो अदिश है। लेकिन हमको चेक करने का एक बेहतरीन आइडिया चाहिए, और वो आइडिया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यदि हम रोटेट कराते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई, और यदि हम इसके अंदर कोई भी क्वांटिटी रखे हैं, मान लीजिए हमने क्वांटिटी ए रखा है, और यदि हम अपने फ्रेम को रोटेट कराकर x को x प्राइम बना देते हैं और y को y प्राइम बना देते हैं, इसके लिए हमने इसको थीटा रोटेट किया। यदि x को हमने x प्राइम बना दिया, y को यदि हमने y प्राइम बना दिया, और ये थीटा कोण पर हमने इस फ्रेम को रोटेट करा दिया, तो हमारा जो नया ये जो हमारा क्वांटिटी है, यदि यह चेंज हो जाती है, पहले वाली क्वांटिटी नहीं रहती बल्कि ये चेंज हो जाती है, तो हम कहते हैं ये वेक्टर है। और यदि ये चेंज नहीं होती है, नो चेंज, तो हम कहते हैं ये स्केलर है। ओके, तो यहां पर हम थोड़ा सा चेक करते हैं क्यों को। एक्सपेरिमेंटली हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक रॉड ले लिया है, और इस रॉड के दोनों कॉर्नर पर हमने एक बॉल लगा दिया है, जो हैवी बॉल है, हैवी मेटालिक बॉल है। और इस पूरे सिस्टम को हम इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर गुजरने वाले एक्सिस के परितः हम इसको फ्री रोटेशन करा सकते हैं। इसको हम रोटेशन इस प्रकार से करा सकते हैं। ओके विद्यार्थी, यदि हम पहले ये जो फर्स्ट बॉल है इसको अनावेशित रखते हैं, अनचार्ज रखते हैं, इसका मास m है, इसका भी मास क्या है, m है, और इस दूसरी जो बॉल है इसको हम चार्ज कर दे रहे हैं, और इसका चार्ज हमने कितना मान लिया, Q0 मान लिया है। शुरू में इसका चार्ज कितना है, Q0 है। फिर हम इसको रोटेशन कराना शुरू कर रहे हैं। शुरू में इसकी वेलोसिटी हम कम रखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कम रखते हैं, उसके बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी हम बढ़ाते चले जाते हैं। अगर रोटेशन करने के टाइम पर इसका Q0 चेंज हो रहा है, ये Q0 से इसका मान बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यह फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रोटेशन के फलस्वरूप चेंज हो जा रहा है, और इसका मतलब है कि यह जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके रोटेशन करने से इस चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही रहता है, साइन जो है वही रहता है। तो इसका मतलब है कि Q0 या Q या चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसको ऐसा चेक भी कर सकते हैं। तो आवेश स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज कंजर्व रहते हैं, और साथ ही चार्ज जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये सब बातें हमने अभी आपको सिखाई। विद्यार्थी थोड़ा सा हम गौर करते हैं कि